हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी का CTET का पेपर फर्स्ट, जो कि 20 सितंबर 2015 को आयोजित हुआ था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है संप्रेषक और व्याख्याता। तो दोस्तों व्याख्या केवल व्याख्या नहीं करनी है, ये मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। सुगमकर्ता, हाँ सुगमकर्ता ठीक है। निर्देशक की केवल निर्देशन नहीं देना है, ऐसी चीज़ें बतानी है बच्चों को, इस तरीके से बताना है ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प हो सके, वो अच्छी तरीके से समझ सकें। अगर वो एक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको दूसरे मेथड से समझाया जाए। तालमेल बिठाने वाले की नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी सही ऑप्शन है, सुगमकर्ता की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, ये ध्यान देना है दोस्तों। हम लोग अक्सर ये छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, ये नहीं है, ये ध्यान देना है। ऑप्शन ए है उच्च आत्म क्षमता। दोस्तों उच्च आत्म क्षमता एक अच्छे बच्चे की होती है, प्रतिभाशाली बच्चे की होती है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। बी देखते हैं, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया। दोस्तों ये निम्न वाला है, ये निम्न बिल्कुल सही है। मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं होती हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, बी व्यक्तिगत मूल्य, सी पारिवारिक अपेक्षाएं, डी अंतर्निहित संभावित दंड। तो दोस्तों कोहलबर्ग का सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, तो दोस्तों इसके अनुसार जो है आपको ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही जाता है, अंतर्निहित संभावित दंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उसमें सभी बातें आ गई, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग शिक्षार्थी या जो छात्र होते हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसी अनुसार से बच्चों को अलग अलग विधियां या अलग अलग तरीके से हम समझा सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने एक मेथड से समझा, उसे नहीं समझ में आ रहा, बाकी बच्चों को आ गया, तो आप उस बच्चे को दूसरा मेथड से समझा सकते हैं जिससे कि उसको अच्छे से समझ आ सके। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों ये ध्यान से देखना है, ये बिल्कुल ये चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक अवश्य होती हैं, हम नहीं हैं और है इसको ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और जल्दीबाजी में हम गलत उत्तर कर देते हैं। बाद में घर पे आके हमको ये एहसास होता है कि हाँ हमने जल्दीबाजी में गलती कर दी। तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं, विकास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, बाल विकास का ही सिद्धांत है, इसलिए इसका आंसर ए तो हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। जी बिल्कुल, जो विकास होते हैं वह अंतःक्रियाओं का और अनुभवों का परिणाम तो होते ही हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन इसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नहीं है। सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बिल्कुल, एक समान गति से तो आगे बढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि सभी वेरी करते हैं, इसीलिए यह गलत है, क्योंकि सभी विकास और अधिगम जो हैं एक समान गति से नहीं आगे बढ़ते हैं, इनकी गतियां अलग होती हैं, वेरी करते हैं, ये फ्लक्चुएट होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सबसे उपयुक्त तरीका देखना है दोस्तों। ऑप्शन ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। बिल्कुल, अंतर्निहित प्रक्रिया जो है वह बिल्कुल सूटेबल है। चलो फिर भी हम बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। नहीं दोस्तों, शुरू और अंत में नहीं, हमें यह नियमित समय अंतराल के अंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे के बारे में जान सकें कि वह किस प्रकार से, किस गति से सीख रहा है। अगर उसके सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम उसको परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो है केवल 2 बार नहीं करना चाहिए। सी देख लेते हैं, आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। नहीं, गलत बिल्कुल। डी, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही है। सबसे आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? आकलन शिक्षण में अंतर्निहित प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? दोस्तों सृजनात्मकता बात आ गई तो हम लोग बिल्कुल समझ लीजिए, सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन में ही सृजनात्मकता होती है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना, इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें बाकी ऑप्शनों पर जाना ही नहीं है बिल्कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, ये ध्यान रखना है, वाइगोत्स्की। ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक उपहार या आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत, ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पर रोक के आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पुरानी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और पुरानी वीडियोस देखिए। ये आपके सीटेट 2020 जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं, आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस पर। ऑप्शन बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बिल्कुल गलत। यहाँ पर हमको ये चीज़ समझनी है कि हमें पशुओं पर प्रयोग करने के बाद यहाँ पर बच्चों के चिंतन को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी, बच्चे जन्म से शैतान होते। बिल्कुल नहीं, शैतान नहीं होते बच्चे। तो दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि यह अंतरक्रिया समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने का जो सिद्धांत था वो वाइगोत्स्की का था। और दोस्तों इसके लिए मैंने थ्योरेटिकल क्लास भी दे रखी हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। गलत। दूसरा देखते हैं, गलत क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। बी, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, चिंतन में वयस्कों की भांति नहीं होते हैं बच्चे, वह एज इट इज़ ज्ञान को नहीं ले सकते हैं। और जो बी है उसमें रीते बर्तन के समान बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, केवल वो बड़ों से ही नहीं सीखते हैं, वो अपने
आसपास के माहौल से भी सीखते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ देखनी है आपको विशेष तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निष्क्रिय, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, निष्क्रिय जीव नहीं, निष्क्रिय नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सक्रिय जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बिल्कुल वही सही होने वाला है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। नहीं दोस्तों, बच्चों का ये स्वभाव होता है, वो कुछ ना कुछ करते हैं और स्वाभाविक की बात है, जब वो कुछ करेंगे कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी होगा, तो इसमें कुछ दंड देने वाली बात है ही नहीं। ये बिल्कुल सही है, कुछ सीखेंगे करेंगे तो गलतियां भी होती हैं और वो सीखते भी हैं। बच्चे करने से और गलती करेंगे ये तो बिल्कुल होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सी देखते हैं, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। नहीं दोस्तों, महत्वहीन नहीं, महत्वपूर्ण है। हमें ये चीज़ देखनी है वो किस प्रकार की त्रुटियां कर रहा है, उसको सुधार के उसको सही रास्ते पर उसके ज्ञान को हमें लेके जाना है। डी देखते हैं, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। नहीं दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन ए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे, दोस्तों पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, इसको यहीं पर काटूंगा। तिरस्कार, हमें तिरस्कार नहीं करना है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, हमें किसी बच्चे का तिरस्कार नहीं करना है। बी ऑप्शन देखते हैं, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घर के हैं और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। नहीं दोस्तों, हमें तुलनात्मक बिल्कुल नहीं चलना है। हमें अच्छे घर या अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बच्चे या संपन्न परिवार वाले बच्चों को बाकी बच्चों से भिन्नता के साथ में नहीं रखना है, सभी को समान नज़रों से देखना है। और ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत जाता है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्न के कारण हैं। तो दोस्तों एक जो है बच्चा वो शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है और दूसरा जो है वो समूह में ग्रुप स्टडी करना चाहता है। तो इसमें भिन्नता जो है अधिगम शैली होती है। भिन्नता क्या है? अधिगम शैली की भिन्नता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन बताना है। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बी, नहीं दोस्तों ए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी कि अगर दूसरी भाषा का बच्चा है तो उसको ना लें। और ऑप्शन बी देखते हैं, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। हमें किसी भी भाषा का बच्चा हो या किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, सभी को समान अवसर देने चाहिए और समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखना चाहिए जो कि बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों ये आपको NCF 2005 में अवश्य पढ़ना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14।
प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, प्रकृति जो जैविक विशिष्टता है, वंशानुक्रम जो है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकृति पोषण। क्योंकि पोषण किसका हो रहा है, किस प्रकृति की व्यक्तित्व है, जो आनुवंशिक जो गुण हैं और जो भी जीन है उसके बारे में जो है यहाँ पर प्रकृति का अभिप्राय है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो दोस्तों निम्न में से सबसे उपयुक्त कथन बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, ये चीज पढ़ लें, जनसंचार माध्यम समाजीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। केवल बात आ गई यहाँ पर, ये केवल ना होता तब तो हम कुछ एक संभावना थी कि हो सकता था, लेकिन केवल माता पिता और परिवार के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम आसपास के माहौल को, आस पड़ोस को, उससे भी हम बहुत कुछ लिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी पे चलते हैं। ए तो गलत हो गया। बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। हाँ जी बिल्कुल, अवश्य, बिल्कुल सही है ये। तीसरा देखते हैं, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत। डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। दोस्तों बिल्कुल गलत, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी बिल्कुल सही है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और ये माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देखनी है, सीटेट में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं ताकि बच्चा जल्दीबाजी में या अपरिपक्वता से जब पढ़ता है तो उसके साथ में गलती हो जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को विशेष ध्यान से पढ़ना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अनेकों प्रकार से सीखते हैं। सी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है। डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पूछा क्या, नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और वो क्या कह रहा है, केवल कक्षा में सीखते हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है सही डी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, बच्चे किस प्रकार से सीखते नहीं हैं, केवल कक्षा में सीखते हैं। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड। नहीं दोस्तों, न प्रोत्साहन देना है, न पुरस्कार, न दंडित करना है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अब हम बाकी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, हमारा बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है। तो दोस्तों सामाजिकरण का मुख्य कारक कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं। आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, नहीं। परिवार सामाजिकरण का, इन चार में से परिवार जो है एक सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने से क्या मतलब आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल गलत। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। सी देख लेते हैं, बच्चे अपना कार्य जल्दी करने में समर्थ होते हैं। डी, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। नहीं, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा डैश
के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात क्या आ रही है, पढ़ने एवं समझने की कठिनाई। तो पढ़ने और समझने की कठिनाई जो है डिसलेक्सिया कहलाता है, पठन अक्षमता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशव काल की अवधि क्या है। दोस्तों शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, शैशव काल कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। दोस्तों ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है हमें, विकास जटिल से कठिन नहीं, विशिष्ट से सामान्य बिल्कुल नहीं, साधारण से आसान क्यों नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है, इसको हम क्या कहेंगे, सहयोग कहते हैं, सहयोग देना कहते हैं। क्योंकि सहभागी अधिगम ये सब बाकी अलग चीजें, ये क्या होता है, सहयोग देना। जब हम किसी की, जब वयस्क के सहयोग से, यहाँ पर बात ही आ रही है, यहाँ पर सहगामी अध्ययन जो होता है वो ग्रुप स्टडी को हम सहगामी अध्ययन कहते हैं। तो इसका 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए आत्मसातकरण, बी समायोजन, डी अहम केंद्रित, डी अनुकूलन। दोस्तों इसका जो होगा समायोजन बिल्कुल सही होगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव प्रक्रिया जो होती है वो समायोजन कहलाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ए सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व अपरिपक्व, डी अहम केंद्रित समाजी केंद्रित। तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती जा रही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। 26 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल डैश। ऑप्शन ए बच्चों का एक कोने में बैठना, बिल्कुल नहीं, बच्चे कोने में बैठ जाएंगे, ये बाल केंद्रित शिक्षा बिल्कुल नहीं है। बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, नहीं, प्रतिबंधित तो करना ही नहीं बच्चों को। सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, नहीं, खेल को बच्चों के अधिगम में शामिल करना है, ताकि इस तरीके के खेल खिलाने हैं बच्चों को जिससे कि बच्चे कुछ न कुछ नया सीख सकें और वह उनको विकास में लाभदायक हों। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां होनी चाहिए, यह बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तर की है। तो दोस्तों उसने स्वयं जो है तैयार किया था संगीत, उसी को वो बजा रहा है, तो इस प्रकार की जो बुद्धि है वह संगीत में बुद्धि है, क्योंकि उसने क्या किया, खुद ही संगीत को बनाया और खुद ही वह गा बजा रहा है। तो दोस्तों उसकी वो संगीतमय है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक डैश है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, लड़का और लड़की में तुलना हो रही है,
जो कि हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, किसी प्रकार से तुलना या भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर लिंग, जेंडर के अनुरूप जो है पक्षपात किया जा रहा है। लड़का और लड़की में जेंडर की भिन्नता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन आएगा लिंग पक्षपात या जेंडर पक्षपात आएगा। यहाँ पर हम लोग उनके लिंग के अनुसार से उन पर पक्षपात कर रहे हैं कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, लड़की हो तो गणित नहीं सीख सकती हो या गणित में कमजोर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। हम बच्चे के अनुसार व्यवस्था करेंगे, बच्चे को जिस प्रकार की सुगम लगेगी या उसको लाभदायक होगा उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, ताकि उसके अधिगम में कोई कठिनाई ना आए, उसके अधिगम को सरल बना सकें, सहज बना सकें, उसको अधिगम में कोई भी परेशानी ना आए। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक किए बिना ना जाइएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, और बाकी वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो भी हैं, और आपका टारगेट सीटेट 2020 का वीडियोज भी डाल रखी हैं, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1100 प्लस क्वेश्चन की भी वीडियो सीरीज डाल रखी है दोस्तों। आप जाइए वहाँ देखिए और कमेंट में आपको बताइए अवश्य कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।